क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग बहस जीत जाते हैं, क्या वो सच में सही होते हैं? क्या जिनके पास ज्यादा शब्द होते हैं उनका लॉजिक भी ज्यादा मजबूत होता है? और क्या लॉजिक सिर्फ मैथ्स या कंप्यूटर साइंस जैसी चीजों के लिए होता है, या फिर वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे रिश्तों, हमारी बातचीत और हमारी सोच में भी किसी गहरे तरीके से शामिल होता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं दुनिया की सबसे असरदार और सोच बदल देने वाली किताबों के सार, एकदम आपकी अपनी भाषा हिंदी में, ताकि हर कोई इन किताबों की गहराई तक पहुंच सके और अपनी जिंदगी में बदलाव ला सके। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो लॉजिक को सिर्फ दिमागी कसरत नहीं बल्कि एक इंसानी जरूरत की तरह पेश करती है। इस किताब का नाम है द आर्ट ऑफ लॉजिक, जिसे लिखा है मशहूर गणितज्ञ और लेखक यूजीनिया चेंग ने। यूजीनिया सिर्फ गणित की प्रोफेसर नहीं है, वो एक सोचने वाली इंसान है जो मानती है कि अगर दुनिया को बेहतर बनाना है तो सिर्फ इमोशंस से नहीं, लॉजिक से भी काम लेना होगा। द आर्ट ऑफ लॉजिक एक ऐसी किताब है जो ये सवाल उठाती है कि तर्क और भावना को हम एक दूसरे के विरोध में क्यों देखते हैं। क्यों हमें लगता है कि अगर कोई इंसान भावुक है तो वो तर्क नहीं कर सकता, या अगर कोई तर्क कर रहा है तो उसमें इंसानियत की कमी होगी। यूजीनिया चेंग हमें बताती हैं कि लॉजिक सिर्फ बहस जीतने के लिए नहीं होता, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने के लिए जरूरी है। ये किताब हमें सिखाती है कि लॉजिक कैसे काम करता है, कैसे हम असम्पशंस, एनालॉजीज और कॉन्ट्रडिक्शंस को पहचान सकते हैं, और कैसे हम बिना किसी को नीचा दिखाए एक साफ और मजबूत बातचीत कर सकते हैं। आज के समय में जब सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी बात जोर से कह रहा है, जब बहसें भावनाओं से भर जाती हैं और तर्क की जगह शोर ले लेता है, तब ये किताब हमें ठहरकर सोचने की सलाह देती है। ये हमें दिखाती है कि कैसे लॉजिक को इंसानियत के साथ जोड़कर इस्तेमाल किया जा सकता है। यूजीनिया इस किताब में मैथमेटिक्स की दुनिया से बाहर आकर लॉजिक को समाज, राजनीति, जेंडर, नस्ल और इमोशनल डिस्कशन जैसे मुद्दों पर लागू करती है। वो उदाहरणों के जरिए बताती हैं कि कैसे एक ही बात को अलग अलग नजरिए से देखकर हम ज्यादा समझदार और संवेदनशील बन सकते हैं। द आर्ट ऑफ लॉजिक में कुल 10 चैप्टर हैं। हर चैप्टर आपको एक नई समझ देगा, एक नया नजरिया देगा और ये एहसास कराएगा कि लॉजिक सिर्फ दिमाग की चीज नहीं है, बल्कि दिल से जुड़ी हर बात में भी उसकी जगह है। इस किताब को सुनने के बाद आप सिर्फ बहस जीतने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि आप समझने की कला सीखेंगे। आप ये जान पाएंगे कि सामने वाला क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, और आप अपने विचारों को किस तरह बेहतर तरीके से सामने रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं द आर्ट ऑफ लॉजिक का ये अद्भुत सफर, जहां तर्क और भावना साथ चलते हैं, जहां बहस की जगह समझ बनती है और जहां हम एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हैं। आप सुन रहे हैं द आर्ट ऑफ लॉजिक, हिंदी में, सिर्फ हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर। चैप्टर 1, व्हाई लॉजिक। क्या आपने कभी गौर किया है कि किसी बहस में शामिल लोग अक्सर अपनी बात को दोहराते रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को समझ नहीं पाते? क्या कभी आपने ये महसूस किया है कि सामने वाला इंसान सिर्फ अपनी बात मनवाने में लगा है, बजाय इसके कि वो ये समझे कि आप क्या कह रहे हैं? या फिर आपने खुद ऐसा किया है? बहस के दौरान आपकी भावनाएं इतनी हावी हो गईं कि आप तर्क की राह छोड़ बैठे? द आर्ट ऑफ लॉजिक का पहला चैप्टर इन्हीं सवालों से शुरुआत करता है। यूजीनिया चेंग कहती हैं कि लॉजिक का मकसद बहस जीतना नहीं है, बल्कि गहराई से समझना है, दूसरों को भी और खुद को भी। वो बताती हैं कि लॉजिक कोई ऐसा औजार नहीं है जो सिर्फ गणित या विज्ञान के लिए होता है, बल्कि ये एक सोचने का तरीका है जो हमें हर उस स्थिति में मदद कर सकता है जहां हम किसी और इंसान से जुड़ना चाहते हैं, कोई बात समझना चाहते हैं, या फिर किसी समस्या का हल ढूंढना चाहते हैं। यूजीनिया मानती हैं कि आज की दुनिया में, खासकर सोशल मीडिया के जमाने में, तर्क और भावना को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया गया है। अगर कोई इंसान बहुत भावुक हो जाए तो उसे तर्कहीन मान लिया जाता है, और अगर कोई बहुत लॉजिकल हो तो उसे ठंडा और बेरहम कह दिया जाता है। लेकिन क्या लॉजिक और इमोशन वाकई एक दूसरे के विरोधी हैं? यूजीनिया का जवाब है नहीं। वो कहती हैं कि लॉजिक और भावना साथ चल सकते हैं, बल्कि उन्हें साथ चलना चाहिए।
क्योंकि तभी इंसान पूरी तरह सोच सकता है, समझ सकता है और कुछ बेहतर बना सकता है। इस चैप्टर में यूजीनिया हमें यह भी सिखाती हैं कि लॉजिक का असली मतलब क्या होता है। लोग सोचते हैं कि लॉजिक का मतलब है सही जवाब देना या सामने वाले को गलत साबित करना, लेकिन असल में लॉजिक का मतलब है एक स्पष्ट और क्रमबद्ध सोच की प्रक्रिया अपनाना। यह प्रक्रिया शुरू होती है प्रेमिसेस यानी मूल तथ्यों से। जो बातें हम पहले से मानकर चलते हैं, इन तथ्यों के आधार पर हम कंक्लूजन निकालते हैं। लेकिन अगर हमारी प्रेमिसेस ही अधूरी या गलत हों तो हमारा कंक्लूजन भी गलत हो जाएगा। इसलिए लॉजिक का पहला कदम यह नहीं होता कि हम जवाब दें, बल्कि यह होता है कि हम ये जांचें कि सवाल क्या है और उस सवाल में कौन कौन सी धारणाएं छिपी हुई हैं। यूजीनिया कई उदाहरणों के जरिए ये दिखाती हैं कि कैसे एक ही बात को दो लोग अलग अलग नजरिए से देख सकते हैं और दोनों अपने अपने तरीके से सही लग सकते हैं। मसलन, जब कोई कहता है कि मैं हर किसी से बराबरी चाहता हूं, तो दूसरा कह सकता है लेकिन तुम्हारा बराबरी का मतलब मेरे लिए नुकसानदायक है। यहां लॉजिक ये नहीं कहता कि कौन सही है, बल्कि वो ये पूछता है कि बराबरी का मतलब किसके लिए क्या है, किन परिस्थितियों में किसे क्या मिला है और कैसे इन दोनों बातों को एक साथ देखा जा सकता है। इससे ये समझ आता है कि बहस जीतना आसान है, लेकिन सच्चा समाधान ढूंढना तभी मुमकिन है जब हम लॉजिक का इस्तेमाल करें, न कि सिर्फ अपने गुस्से या दर्द का। चैप्टर में एक अहम बात यह भी बताई गई है कि लॉजिक इंसान को कम इमोशनल नहीं बनाता, बल्कि वो इमोशंस को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। जब हम गुस्से में होते हैं तो लॉजिक हमें यह सोचने में मदद करता है कि उस गुस्से की वजह क्या है। जब हम दुखी होते हैं तो लॉजिक हमें यह देखने की ताकत देता है कि उस दुख को कैसे समझा जाए, कैसे उससे सीखा जाए। इस तरह लॉजिक भावना को दबाता नहीं, बल्कि उसे दिशा देता है। यूजीनिया हमें यह समझाने की कोशिश करती हैं कि अगर हम लॉजिक को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करें जिससे हम दूसरों को हराना चाहते हैं, तो वो नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन अगर हम लॉजिक को एक पुल की तरह इस्तेमाल करें जो हमें दूसरों से जोड़ता है, तो ये हमारी सबसे ताकतवर सोचने की कला बन सकता है। इस पहले चैप्टर के अंत में यही बात गहराई से बैठती है कि लॉजिक कोई ठंडी सूखी तकनीक नहीं है। ये एक जिंदा, इंसानी और बेहद जरूरी कला है जो हमें खुद से और दूसरों से बेहतर तरीके से जुड़ने की ताकत देती है। चैप्टर 2, व्हाट इज लॉजिक? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सामने वाला इंसान तर्क की बात कर रहा है, लेकिन फिर भी उसकी बात में कोई गहराई नहीं है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने खुद कोई बात बड़े लॉजिकल अंदाज में कही, लेकिन सामने वाले को वो बहुत रूखी या अनह्यूमन लगी? इस चैप्टर में यूजीनिया चेंग इसी सवाल की तह तक जाती है कि लॉजिक असल में होता क्या है और उसका दायरा क्या है। वो बताती हैं कि लॉजिक का मतलब सिर्फ गणितीय फॉर्मूलों या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जैसी सोच नहीं होती। असल में लॉजिक एक ऐसा ढांचा है जिसके जरिए हम किसी भी बात को सोचने, जांचने और समझने की कोशिश करते हैं। यूजीनिया कहती हैं कि लॉजिक को समझने के लिए हमें दो हिस्सों पर ध्यान देना होता है। पहला स्ट्रक्चर यानी ढांचा और दूसरा वैलिडिटी यानी वैधता। लॉजिक का ढांचा ये तय करता है कि एक बात से दूसरी बात तक कैसे पहुंचा जाए, और वैधता ये तय करती है कि वो रास्ता सही है या नहीं। मसलन, अगर कोई कहता है सभी इंसान मरते हैं, राम एक इंसान है इसलिए राम मरेगा, तो ये तर्क लॉजिकल है क्योंकि इसका ढांचा सही है और इसकी वैधता भी ठीक है। लेकिन अगर कोई कहे सभी इंसान मरते हैं, कुत्ता मरा इसीलिए कुत्ता इंसान था, तो ये ढांचा गड़बड़ है। यहां लॉजिक का बाहरी रूप तो है, लेकिन उसकी गहराई में दोष है। चैप्टर में यूजीनिया इस बात पर जोर देती हैं कि लॉजिक हमेशा अगर तो के नियम पर चलता है, यानी अगर ये सच है तो वो भी सच होगा। लेकिन ये तभी काम करता है जब हम अगर वाले हिस्से को साफ साफ परिभाषित करें। बहुत बार लोग तर्क में इसी हिस्से को घुमा देते हैं। वो अपना अगर बदल लेते हैं या उसे अस्पष्ट रखते हैं। इससे लॉजिक का ढांचा तो बना रहता है, लेकिन वो गुमराह करने वाला बन जाता है। इसलिए यूजीनिया कहती हैं कि लॉजिक की असली ताकत उसमें नहीं है कि वो कितना स्मार्ट दिखता है, बल्कि इसमें है कि वो कितनी ईमानदारी से अपने आधार तय करता है। इस चैप्टर में एक दिलचस्प बात यह भी बताई गई है
कि लॉजिक अकेले काम नहीं करता, उसे संदर्भ चाहिए। यूजीनिया उदाहरण देती हैं कि अगर आप ये कहें कि सड़क पर कोई नहीं है इसलिए गाड़ी चलाना सुरक्षित है, तो वो तर्क तभी सही है जब हम ये मान लें कि सड़क सच में खाली है और वहां कोई अनदेखा खतरा नहीं है। यानी लॉजिक तभी असरदार है जब हम उसके साथ साथ उसकी सीमाओं को भी पहचानें। लॉजिक हमें एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं देता, बल्कि वो हमें रीजनिंग की क्लैरिटी देता है। यूजीनिया ये भी समझाती हैं कि लॉजिक में दो मुख्य हिस्से होते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग वो है जिसमें हम पहले से तय सिद्धांतों से नतीजे निकालते हैं, जैसे कि अगर सभी पक्षी उड़ सकते हैं और कबूतर एक पक्षी है तो कबूतर उड़ सकता है। वहीं इंडक्टिव रीजनिंग वो है जिसमें हम कई उदाहरणों को देखकर एक सामान्य नियम बनाते हैं, जैसे कि मैंने अब तक जो पक्षी देखे हैं वो सब उड़ सकते थे, तो शायद सभी पक्षी उड़ सकते हैं। लेकिन यूजीनिया चेतावनी देती हैं कि इंडक्टिव रीजनिंग हमेशा भरोसेमंद नहीं होता, क्योंकि वो अनुमान पर टिका होता है ना कि जरूरी सत्य पर। चैप्टर के अंत में यूजीनिया ये बात फिर दोहराती हैं कि लॉजिक कोई सही या गलत की मशीन नहीं है, ये एक टूल है जो हमारी सोच को बेहतर बना सकता है, अगर हम इसे सावधानी से, ईमानदारी से और खुले दिल से इस्तेमाल करें। लॉजिक को समझना मतलब है ये समझना कि हमारी सोच किन नींवों पर खड़ी है और उन नींवों की मजबूती क्या है। इससे हम सिर्फ दूसरों की बातों की जांच नहीं कर सकते, बल्कि खुद की सोच को भी सुधार सकते हैं। और यही है लॉजिक की सबसे बड़ी ताकत, खुद को बेहतर सोचने वाला इंसान बनाना। चैप्टर 3, व्हाई डज लॉजिक फील इनह्यूमन? क्या कभी आपने किसी बहस में तर्क देकर किसी की बात काट दी और सामने वाले ने आपको ठंडा, कठोर या अनह्यूमन कहा? क्या लॉजिक का मतलब यह होता है कि इंसान अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह नजरअंदाज कर दे? इस चैप्टर में यूजीनिया चेंग इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करती है कि क्यों कई बार लॉजिक एकदम इंसानियत से दूर लगता है और इसका मतलब क्या है। वो बताती हैं कि लॉजिक अपने मूल रूप में इमोशंस से अलग होता है, क्योंकि इसका उद्देश्य क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी लाना होता है। जब हम लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं तो हम चाहते हैं कि जो भी नतीजा निकले वो पूर्व निर्धारित नियमों और संरचना पर आधारित हो। इसलिए जब कोई इंसान कहता है तुम्हारी बात में तर्क नहीं है, तो वो अक्सर ये कहना चाहता है कि तुम्हारी बात में भावना ज्यादा है, सोच कम। लेकिन यूजीनिया इस धारणा को चुनौती देती है। वो कहती हैं कि लॉजिक का मतलब इमोशंस को खत्म करना नहीं होता, बल्कि इमोशंस को जांचने का एक जरिया देना होता है। लॉजिक हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारी भावनाएं क्यों पैदा हुई, उनके पीछे क्या पैटर्न है और क्या वो पैटर्न दूसरों के साथ भी साझा किया जा सकता है। चैप्टर में यूजीनिया एक उदाहरण देती हैं। मान लीजिए किसी ने कहा तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। अगर सामने वाला सिर्फ लॉजिक में डूबा हो तो वो कहेगा मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा कैसे, मैंने तो सिर्फ सच बोला। यहां लॉजिक सच्चाई की तरफ झुकता है, लेकिन वो इंसानी अनुभव को नजरअंदाज कर देता है। इसी वजह से लॉजिक अक्सर इनह्यूमन लगता है, क्योंकि वो क्या सही है इस पर केंद्रित होता है, न कि क्या महसूस हुआ। यूजीनिया समझाती हैं कि ये लॉजिक की कमजोरी नहीं है, बल्कि उसकी भूमिका है। उसका काम है सोच को स्पष्ट और पारदर्शी बनाना, न कि भावनाओं को सूद करना। लेकिन इसी के साथ वो इस बात को भी जरूरी मानती हैं कि लॉजिक और इमोशंस को टकराव में नहीं बल्कि सहयोग में देखा जाए। वो कहती हैं कि इमोशंस हमें यह बताती हैं कि हमें किस चीज की परवाह है, और लॉजिक हमें बताता है कि उन चीजों के लिए सबसे असरदार रास्ता क्या हो सकता है। अगर कोई इंसान गुस्से में है क्योंकि उसे अन्याय महसूस हुआ है, तो लॉजिक ये जानने में मदद करता है कि क्या सच में अन्याय हुआ है, और अगर हुआ है तो उसे ठीक कैसे किया जा सकता है। यूजीनिया एक और महत्वपूर्ण बिंदु उठाती है। जब लोग लॉजिक की बात करते हैं तो वे अक्सर मानते हैं कि वो पूरी तरह निष्पक्ष हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम सभी के अपने पूर्व ग्रह होते हैं। हमारे AIF स्टेटमेंट्स यानी आधार पहले से ही हमारे अनुभवों और संस्कृति से प्रभावित होते हैं। इसीलिए जब लॉजिक को इनह्यूमन कहा जाता है तो असल में शिकायत इस बात की होती है कि वो संदर्भहीन है, उस इंसान की भावनात्मक स्थिति को नहीं समझता जो उससे प्रभावित हो रहा है।
इसलिए यूजीनिया का सुझाव है कि लॉजिक को इंसानियत से जोड़ने का तरीका ये है कि हम अपने आधार यानी प्रेमिसेस को ईमानदारी से पहचानें और स्वीकार करें कि वो पूरी तरह ऑब्जेक्टिविटी से नहीं, हमारी इंसानियत से बने हैं। चैप्टर के अंत में यूजीनिया एक बहुत गहरी बात कहती हैं कि लॉजिक अगर इनह्यूमन लगता है तो इसका समाधान ये नहीं कि हम उसे छोड़ दें, बल्कि ये कि हम उसे और ज्यादा इंसानियत से जोड़ें। जब हम ये मान लेते हैं कि हमारी सोच सीमित है, हमारी भावनाएं वैध हैं और हमारा लॉजिक संदर्भों पर आधारित है, तब जाकर लॉजिक एक ऐसा टूल बनता है जो न सिर्फ बहस जीतने के लिए बल्कि इंसानों को समझने के लिए भी काम आता है। लॉजिक को इंसानों की तरह महसूस कराने के लिए हमें उसे इंसानों के लिए इस्तेमाल करना सीखना होगा, न कि सिर्फ उनके खिलाफ। यही इस चैप्टर की असली सीख है। चैप्टर 4, व्हाट इज इवन ट्रूथ? क्या कभी आपने सोचा है कि जब दो लोग पूरी ईमानदारी से अलग अलग बातें कह रहे हों, तब किसकी बात को सच माना जाए? क्या सच कोई स्थायी चीज है या फिर वो भी हमारे नजरिए की तरह बदलती रहती है? इस चैप्टर में यूजीनिया चेंग उस जटिल और गहराई भरी धारणा को टटोलती है जिसे हम ट्रूथ यानी सच कहते हैं। वो सवाल उठाती हैं कि जब लॉजिक एक निष्पक्ष ढांचे में काम करता है तो फिर कैसे अलग अलग लोग उसी ढांचे में अलग अलग नतीजों पर पहुंचते हैं? क्या इसका मतलब ये है कि सच जैसी कोई चीज होती ही नहीं, या फिर हम उसे पहचानने में चूक जाते हैं? यूजीनिया बताती हैं कि लॉजिक में ट्रूथ का मतलब है अगर कोई स्टेटमेंट दिए गए प्रेमिसेस यानी आधारों पर सही साबित हो जाए तो वह सच है। यह एक इंटरनल कंसिस्टेंसी होती है, न कि एब्सोल्यूट ट्रूथ। मसलन अगर हम मान लें कि सभी बिल्ली मांसाहारी होती हैं और टीना की पालतू जानवर एक बिल्ली है, तो ये कहना कि टीना की पालतू बिल्ली मांसाहारी है एक सच बन जाता है, क्योंकि ये प्रेमिसेस से लॉजिकली फॉलो करता है। लेकिन यहां यूजीनिया ध्यान दिलाती हैं कि प्रेमिसेस खुद में ही सच नहीं होते, वो असम्पशंस होते हैं जिन्हें हम सच मान लेते हैं ताकि किसी निष्कर्ष तक पहुंच सकें। यानी ट्रूथ इन लॉजिक का मतलब हमेशा एक्सटर्नल रियलिटी नहीं होती, बल्कि इंटरनल वैलिडिटी होती है। इससे यह समझ आता है कि जब दो लोग अलग अलग प्रेमिसेस के साथ एक ही विषय पर बहस करते हैं तो उनके ट्रूथ्स अलग हो सकते हैं, लेकिन दोनों ही अपने अपने लॉजिक में कंसिस्टेंट हो सकते हैं। यूजीनिया इस विचार को और आगे बढ़ाते हुए कहती हैं कि अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि जो बात लॉजिकली सही है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जबकि ऐसा जरूरी नहीं। वो उदाहरण देती हैं कि अगर कोई कहता है अगर मेरा धर्म सही है तो बाकी धर्म गलत हैं, तो ये स्टेटमेंट इंटरनली तो कंसिस्टेंट हो सकता है, लेकिन एक्सटर्नल रियलिटी में सच नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसका आधार ही एक विश्वास पर टिका है, कोई यूनिवर्सल एविडेंस नहीं है। इसलिए लॉजिक के जरिए किसी एब्सोल्यूट ट्रूथ तक पहुंचना संभव नहीं, जब तक कि हम अपने आधारों को स्पष्ट, व्यापक और निष्पक्ष न रखें। यानी ट्रूथ को देखने का नजरिया प्रेमिसेस पर निर्भर करता है, और प्रेमिसेस हमारी संस्कृति, अनुभव और विश्वासों से प्रभावित होते हैं। यूजीनिया एक और महत्वपूर्ण पहलू पर रोशनी डालती है, ट्रूथ को लेकर हमारी बेचैनी। हम इंसान सर्टेनिटी चाहते हैं, एक ऐसा सच जो अडिग हो, जो हमें दिशा दे, लेकिन असल में दुनिया बहुत जटिल है। बहुत सारे मामलों में एब्सोल्यूट ट्रूथ संभव ही नहीं होता। उदाहरण के लिए, क्या कला का कोई अर्थ है? इसका कोई एक सही उत्तर नहीं हो सकता। फिर भी हम इस पर विचार कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं और एक संदर्भित ट्रूथ तक पहुंच सकते हैं। यहां लॉजिक की भूमिका यह होती है कि वो हमें क्लैरिटी दे, कंफ्यूजन को कम करे, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वो हर बार अल्टीमेट ट्रूथ तक पहुंचा दे। इस चैप्टर में यूजीनिया एक दिलचस्प टर्म इस्तेमाल करती है, ट्रूथीनेस। इसका मतलब है ऐसी बातें जो सुनने में सच लगती हैं, हमारी भावनाओं या पूर्व विश्वासों को पुष्टि करती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि लॉजिकली वैलिड हों। अक्सर पॉलिटिक्स, मीडिया या सोशल मीडिया में इसी तरह की ट्रूथीनेस को सच मान लिया जाता है, क्योंकि लोग उसे इमोशनली पसंद करते हैं। इससे लॉजिक की चुनौती और बढ़ जाती है, क्योंकि अब उसे न सिर्फ सोच को परखना है, बल्कि भावनात्मक अपील से निकलकर वैधता की ओर लाना है। चैप्टर के अंत में यूजीनिया कहती हैं कि लॉजिक हमें यह सिखा सकता है कि हम सच के नाम पर क्या क्या मान लेते हैं और उन मान्यताओं की बुनियाद क्या है।
जब हम किसी बात को सच मानते हैं तो सबसे पहले हमें यह पूछना चाहिए, मैं ये क्यों मान रहा हूं? इसकी बुनियाद क्या है? क्या यह बुनियाद सार्वभौमिक है या सिर्फ मेरी निजी सोच पर आधारित है? ऐसे सवाल हमें सुपरफिशियल ट्रूथ्स से बचाते हैं और गहरी समझ की ओर ले जाते हैं। यूजीनिया के अनुसार लॉजिक कोई सत्य की मशीन नहीं है, बल्कि सत्य की खोज में एक ईमानदार साथी है। और जब हम इसे उसी रूप में अपनाते हैं, तब हम न सिर्फ दूसरों की बातों को बेहतर समझ सकते हैं, बल्कि अपनी सोच को भी ज्यादा ईमानदार, स्पष्ट और मजबूत बना सकते हैं। यही है इस चैप्टर की असली ताकत, सच को महसूस करने के बजाय सोच के जरिए समझना। चैप्टर 5, व्हाट इज एविडेंस? क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई कहता है मेरे पास इसका सबूत है, तो असल में वह किस चीज की बात कर रहा होता है? क्या सबूत हर व्यक्ति के लिए एक जैसा होता है? क्या किसी के व्यक्तिगत अनुभव को सबूत कहा जा सकता है, या फिर केवल वैज्ञानिक आंकड़े ही सच्चे प्रमाण होते हैं? यूजीनिया चेंग इस चैप्टर में हमें यही समझाने की कोशिश करती हैं कि लॉजिक में एविडेंस का क्या अर्थ होता है और कैसे अलग अलग संदर्भों में उसका मतलब बदल सकता है। लॉजिक में किसी भी दावे को स्वीकार करने से पहले उस पर टिके होने वाले आधार की जांच जरूरी होती है, और वो आधार ही एविडेंस कहलाते हैं। लेकिन हर एविडेंस वैध नहीं होता। बहुत बार लोग अपनी बात को साबित करने के लिए ऐसे तथ्यों का सहारा लेते हैं जो अधूरे, संदिग्ध या एक तरफा होते हैं। यूजीनिया बताती हैं कि कई बार हम ऐसी जानकारी को भी सबूत मान लेते हैं जो केवल हमारी सोच या पूर्वग्रह से मेल खाती हो। इसे कन्फर्मेशन बायस कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई मानता है कि अमीर लोग स्वार्थी होते हैं, तो वह केवल उन्हीं उदाहरणों को देखेगा जो इस सोच को समर्थन देते हैं और बाकी सबको नजरअंदाज करेगा। ऐसे में एविडेंस एक निष्पक्ष माध्यम नहीं रह जाता, बल्कि हमारी धारणाओं का गुलाम बन जाता है। यूजीनिया कहती हैं कि लॉजिक में एक अच्छे एविडेंस की पहचान यह होती है कि वह दोहराया जा सके, भरोसेमंद स्रोत से आया हो और स्पष्ट हो। यदि कोई तर्क ऐसे आधार पर बना है जिसे न तो साबित किया जा सकता है और न ही जांचा जा सकता है, तो वह तर्क टिकाऊ नहीं होता। उदाहरण के लिए, यदि कोई कहे कि इस दवा से सभी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, लेकिन इसके पीछे कोई वैज्ञानिक परीक्षण या अध्ययन न हो, तो यह सिर्फ एक दावा रह जाएगा, प्रमाण नहीं। यूजीनिया इस चैप्टर में यह भी बताती हैं कि केवल आंकड़े देना ही काफी नहीं होता। कई बार आंकड़े तो सही होते हैं, लेकिन उनका प्रस्तुतिकरण भ्रामक होता है। उदाहरण के तौर पर, किसी ग्राफ को ऐसे बनाया जाए कि वह ज्यादा डरावना या चौंकाने वाला लगे, जबकि असल में वह मामूली बदलाव दिखा रहा हो। ऐसे में एविडेंस का गलत उपयोग लॉजिक की शक्ति को कमजोर कर देता है। इसलिए जरूरी है कि हम न केवल सबूत मांगें, बल्कि उस सबूत की गुणवत्ता, स्रोत और उद्देश्य की भी जांच करें। एक और जरूरी बात जो यूजीनिया समझाती हैं, वह यह है कि भावनात्मक तर्कों और व्यक्तिगत अनुभवों को कैसे समझा जाए। क्या किसी व्यक्ति का दुख या दर्द उसके लिए एक मजबूत एविडेंस नहीं है? इंसानी स्तर पर हाँ, लेकिन लॉजिक के स्तर पर यह यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं कहलाता। व्यक्तिगत अनुभव बहुत सीमित होते हैं और उन पर आधारित तर्क सभी पर लागू नहीं किए जा सकते। यूजीनिया कहती हैं कि हमें यह सीखना होगा कि कब कोई अनुभव मान्य है और कब वह केवल एक कहानी है। चैप्टर के अंत में यूजीनिया हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम खुद कितनी बार बिना पर्याप्त एविडेंस के किसी बात को सच मान लेते हैं। क्या हम अपने विश्वासों को मजबूत करने के लिए ही तथ्यों की तलाश करते हैं, या फिर सच्चाई को जानने के लिए? एक तर्कशील समाज वही होता है जहां हर व्यक्ति सबूतों की जांच करना जानता हो, और जहां प्रमाण का मतलब सिर्फ राय नहीं बल्कि ठोस आधार हो। यही सच्चे लॉजिक की शुरुआत है। चैप्टर 6, व्हाट इज एक्सप्लेनेशन? क्या आपने कभी किसी से पूछा है कि यह क्यों हुआ, और जवाब मिला बस ऐसा ही होता है? क्या आपको उस जवाब से संतोष मिला या और भी उलझन बढ़ गई? इस चैप्टर में यूजीनिया चेंग हमें यह समझाती हैं कि एक एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या आखिर होती क्या है, वह कब उपयोगी होती है और कब केवल दिखावे के लिए दी जाती है। एक एक्सप्लेनेशन का उद्देश्य होता है किसी घटना, विचार या फैसले को समझना, उसकी वजहों को उजागर करना और उसे ऐसे प्रस्तुत करना कि सामने वाला उसे स्वीकार कर सके।
लेकिन हर एक्सप्लेनेशन समझदारी नहीं होती। कई बार एक्सप्लेनेशन केवल इसीलिए दी जाती है ताकि सवाल करने वाले को चुप कराया जा सके। यूजीनिया कहती हैं कि एक्सप्लेनेशन तभी प्रभावी होती है जब वह सवाल को गंभीरता से लेती है और उसके जवाब में तर्क, संदर्भ और स्पष्टता देती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा पूछे कि आसमान नीला क्यों होता है और कोई जवाब दे कि क्योंकि भगवान ने ऐसा बनाया है, तो वह एक्सप्लेनेशन लॉजिक के नजरिए से अधूरी मानी जाएगी, क्योंकि वह न तो इस सवाल की वैज्ञानिक वजह बताती है, न उसे किसी तथ्यों से जोड़ती है। इसके विपरीत, अगर कोई समझाए कि प्रकाश का बिखराव कैसे काम करता है और कैसे नीली रोशनी बाकी रंगों की तुलना में ज्यादा फैलती है, तो वह एक्सप्लेनेशन वैज्ञानिक आधार पर होगी और उसे लॉजिकल माना जाएगा। यूजीनिया इस चैप्टर में बताती हैं कि अक्सर समाज में एक्सप्लेनेशंस का उपयोग शक्ति को बनाए रखने के लिए किया जाता है। जब कोई कहता है यही परंपरा है, हमेशा से ऐसा ही होता आया है, या यह हमारी संस्कृति का हिस्सा है, तो वह असल में किसी चीज को सवालों से बचाने की कोशिश कर रहा होता है। ऐसे में एक्सप्लेनेशन एक शील्ड बन जाती है। वह असल जवाब देने के बजाय जवाब मांगने की प्रक्रिया को ही रोक देती है। यूजीनिया के अनुसार असली एक्सप्लेनेशन वो होती है जो हमें किसी बात की गहराई में ले जाए, न कि सिर्फ सतह पर संतोष दे दे। उदाहरण के लिए, अगर स्कूल में लड़कियों को साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ने से रोका जाता है और इसका एक्सप्लेनेशन ये दिया जाए कि लड़कियां नेचुरली आर्ट्स में बेहतर होती हैं, तो यह न केवल एक कमजोर एक्सप्लेनेशन है, बल्कि उसमें पूर्वग्रह और भेदभाव भी छिपा है। यह एक्सप्लेनेशन असल में एक सोच को छिपाने का जरिया बन जाती है, न कि उस सोच की जांच करने का। इस चैप्टर में यूजीनिया यह भी बताती हैं कि एक एक्सप्लेनेशन को परखने के लिए हम किन मापदंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या वह तर्कसंगत है? क्या वह किसी तथ्य पर आधारित है या केवल धारणा पर? क्या वह सभी परिस्थितियों पर लागू हो सकती है या केवल कुछ खास उदाहरणों में काम करती है? इसके अलावा वह ये भी बताती हैं कि एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा बेहद जरूरी है। जब तक हम क्यों पूछने की आदत नहीं डालते, तब तक हम एक्सप्लेनेशंस को बिना जांचे स्वीकार करते रहते हैं, और यही वो जगह है जहां लॉजिक हमारी मदद करता है। वह हमें सिखाता है कि एक्सप्लेनेशन केवल कोई जवाब नहीं होता, बल्कि वह एक सोचने की प्रक्रिया होती है जो हमें सत्य के करीब ले जाती है। यूजीनिया यह भी बताती हैं कि सभी क्वेश्चंस का एक परफेक्ट एक्सप्लेनेशन होना जरूरी नहीं है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब कॉम्प्लेक्स या अधूरे होते हैं। ऐसे में एक्सप्लेनेशन का उद्देश्य क्लैरिटी देना होता है, सर्टेनिटी नहीं। जैसे जैसे हम ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं, हमारी एक्सप्लेनेशंस भी इवॉल्व होती जाती हैं। इसलिए एक्सप्लेनेशन को एक निश्चित सत्य की तरह नहीं, बल्कि एक प्रोसेस की तरह समझना चाहिए। चैप्टर के अंत में यूजीनिया हमें यह एहसास दिलाती हैं कि एक्सप्लेनेशन न केवल किसी बात को समझाने का माध्यम है, बल्कि वह सोचने, सवाल करने और बदलाव लाने का सबसे ताकतवर उपकरण भी है। एक मजबूत समाज वही होता है जहां हर एक्सप्लेनेशन तर्क पर आधारित हो, परंपरा या डर पर नहीं, जहां सवालों को रोका नहीं जाता बल्कि उन्हें बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि सवालों से ही एक्सप्लेनेशन जन्म लेती है और एक्सप्लेनेशन से ही समझदारी। यही है लॉजिक का सार। चैप्टर 7, व्हाट इज जनरलाइजेशन। क्या आपने कभी सुना है कि हर पॉलिटिशियन भ्रष्ट होता है या सभी टीनेजर्स आलसी होते हैं? ऐसे वाक्य हमें रोजमर्रा की बातचीत में सुनने को मिलते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इन पर गंभीरता से सोचा है कि क्या ये सच में सभी पर लागू होते हैं, या फिर ये महज कुछ उदाहरणों के आधार पर बनाई गई सामान्य धारणाएं हैं? इस चैप्टर में यूजीनिया चेंग हमें यह समझाती हैं कि जनरलाइजेशन यानी सामान्यीकरण क्या होता है, यह कैसे बनता है, कब यह उपयोगी होता है और कब यह खतरनाक हो सकता है। जनरलाइजेशन एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए हम किसी अनुभव, पैटर्न या उदाहरण को व्यापक स्तर पर लागू करने की कोशिश करते हैं। यह मानव मस्तिष्क का एक सहज हिस्सा है। हम लिमिटेड अनुभवों से पैटर्न्स बनाते हैं ताकि दुनिया को जल्दी और आसानी से समझ सकें। लेकिन यूजीनिया बताती हैं कि जब ये जनरलाइजेशंस बिना सावधानी के किए जाते हैं, तो ये बायस, भेदभाव और गलत निर्णयों का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने 2 बार किसी खास समूह के लोगों से बुरा अनुभव किया हो और फिर वह कह दे कि इस समुदाय के लोग भरोसेमंद नहीं होते,
तो यह एक खतरनाक जनरलाइजेशन है जो केवल अनुभव पर नहीं बल्कि पूर्वग्रह पर आधारित होता है। यूजीनिया इस बात पर जोर देती हैं कि लॉजिक में जनरलाइजेशन की वैलिडिटी इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितने बड़े और विविध डेटा पर आधारित है। यदि आप 100 लोगों में से 2 लोगों के व्यवहार के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं तो वह जनरलाइजेशन तर्कसंगत नहीं होगा। लेकिन अगर आपने हजारों लोगों पर एक व्यवस्थित स्टडी की हो जहां सांख्यिकीय विश्लेषण और कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखा गया हो तो उस जनरलाइजेशन की वैधता मानी जा सकती है। इसके अलावा यूजीनिया यह भी बताती हैं कि कुछ जनरलाइजेशंस डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक होते हैं और कुछ प्रिस्क्रिप्टिव यानी निर्देशात्मक। डिस्क्रिप्टिव जनरलाइजेशंस बताते हैं कि आमतौर पर क्या होता है, जैसे अधिकतर लोग सुबह उठते ही फोन देखते हैं। प्रिस्क्रिप्टिव जनरलाइजेशंस बताते हैं कि क्या होना चाहिए, जैसे हर व्यक्ति को सुबह जल्दी उठना चाहिए। दूसरे प्रकार की जनरलाइजेशन ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि वे दबाव, गिल्ट और सोशल नॉर्म्स को जन्म देती हैं और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अनदेखा कर देती हैं। यूजीनिया इस चैप्टर में यह भी स्पष्ट करती हैं कि जनरलाइजेशंस का उपयोग शिक्षा, नीति और सामाजिक संरचनाओं में कैसे किया जाता है। यदि सरकार किसी जाति या वर्ग के बारे में जनरलाइजेशन करके नीति बनाए तो वह कई निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। उसी तरह शिक्षा में अगर यह मान लिया जाए कि लड़के गणित में बेहतर होते हैं और लड़कियां भाषा में, तो वह बच्चों की संभावनाओं को सीमित कर देता है। यूजीनिया कहती हैं कि अच्छी जनरलाइजेशन वह होती है जो ओपन एंडेड हो, टेस्टेबल हो और एक्सेप्शंस को स्वीकार करती हो। अगर कोई कहे कि अधिकतर मामलों में ऐसा होता है लेकिन हमेशा नहीं, तो वह एक जिम्मेदार जनरलाइजेशन है। लेकिन अगर कोई कहे हमेशा ऐसा ही होता है और जो इससे अलग हो वह गलत है, तो वह रिजिड और खतरनाक है। एक जरूरी पहलू जो यूजीनिया उजागर करती हैं वह यह है कि जनरलाइजेशन हमें कंफर्ट देता है, प्रिडिक्टेबिलिटी देता है, लेकिन यह कंफर्ट अक्सर सच्चाई की कीमत पर आता है। जब हम किसी भी व्यक्ति, समूह या विचार को एक जनरलाइज्ड छवि में बांध देते हैं तो हम उसके कॉम्प्लेक्सिटी को नजरअंदाज कर देते हैं। हम इंसानों को पैटर्न्स में बांटना चाहते हैं, लेकिन इंसानी व्यवहार इतना जटिल होता है कि वह अक्सर इन पैटर्न्स से बाहर होता है। चैप्टर के अंत में यूजीनिया हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करती हैं कि जब हम अगली बार कोई जनरलाइज्ड स्टेटमेंट दें तो खुद से पूछें, क्या मैंने यह बात पर्याप्त और विविध अनुभवों के आधार पर कही है? क्या मैं एक्सेप्शंस के लिए जगह छोड़ रहा हूं? क्या मैं अपनी सोच दूसरों पर थोप तो नहीं रहा? क्योंकि लॉजिक का उद्देश्य है समझ बनाना, भेदभाव नहीं। जनरलाइजेशन एक टूल है, लेकिन इसे बुद्धिमानी और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना ही एक तर्कशील समाज की निशानी है। चैप्टर 8, व्हाट इज एम्बिग्युइटी? क्या आपने कभी किसी वाक्य को पढ़ा या सुना और एक पल के लिए रुक कर सोचा, इसका मतलब क्या है? या फिर क्या आपने कभी 2 लोगों को एक ही शब्द पर बहस करते देखा है क्योंकि वे दोनों उसका अलग अर्थ समझ रहे थे? ऐसी स्थिति को लॉजिक की भाषा में कहा जाता है एम्बिग्विटी, यानी अस्पष्टता। इस चैप्टर में यूजीनिया चंग हमें ले चलती हैं एम्बिग्विटी की दुनिया में, जहां शब्दों, विचारों और भावनाओं के कई मतलब होते हैं और जहां क्लैरिटी यानी स्पष्टता तक पहुंचना एक कला है। यूजीनिया कहती हैं कि एम्बिग्विटी भाषा का एक अनिवार्य हिस्सा है क्योंकि हमारी भाषा पूर्णतः प्रिसाइज नहीं है। हम शब्दों को कॉन्टेक्स्ट के अनुसार इस्तेमाल करते हैं और हर व्यक्ति का कॉन्टेक्स्ट अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं, तो इसका मतलब हो सकता है कि वह खुश है या उसकी तबीयत ठीक है या फिर वह सफल हुआ है। यह उस स्थिति और व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह क्या कहने की कोशिश कर रहा है। लॉजिक की दुनिया में एम्बिग्विटी एक बड़ी चुनौती है क्योंकि तर्क और निष्कर्ष क्लैरिटी पर टिके होते हैं। यदि फाउंडेशनल शब्द ही अस्पष्ट हों, तो जो तर्क उन पर आधारित होगा वह भी अस्पष्ट या गलत दिशा में जा सकता है। यूजीनिया यह समझाती हैं कि एम्बिग्विटी के कई प्रकार होते हैं। पहला, लेक्सिकल एम्बिग्विटी, जहां एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, जैसे बैंक, यह नदी का किनारा हो सकता है या पैसा रखने की जगह। दूसरा, स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी,
जो वाक्य की संरचना से उत्पन्न होता है, जैसे ओल्ड मैन एंड विमेन विल बी गिवन सीट्स। अब सवाल उठता है कि क्या यह विमेन भी ओल्ड हैं या केवल मैन। तीसरा प्रैग्मेटिक एम्बिग्युइटी होता है, जिसमें व्यक्ति का इरादा अनक्लियर होता है। जैसे अगर कोई कहे तुम सच में स्मार्ट हो, तो वह तारीफ भी हो सकती है या व्यंग्य भी। यूजीनिया तर्क करती हैं कि एम्बिग्युइटी को नकारने की बजाय हमें उसे पहचानना और समझना आना चाहिए, क्योंकि एम्बिग्युइटी से बचा नहीं जा सकता, लेकिन उसे मैनेज किया जा सकता है। एम्बिग्युइटी अवेयरनेस हमें बेहतर कम्युनिकेटर बनाता है। जब हम समझते हैं कि दूसरे लोग हमारे शब्दों को अलग तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं, तब हम ज्यादा सावधानी से शब्दों का चयन करते हैं और ओपन एंडेड बातचीत करने लगते हैं। यूजीनिया यह भी बताती हैं कि एम्बिग्युइटी को क्लैरिटी में बदलने का सबसे प्रभावी तरीका है क्वेश्चनिंग, यानी सवाल पूछना। जब कोई अनक्लियर अनक्लियर लगे तो हमें हिचकना नहीं चाहिए, बल्कि पूछना चाहिए कि आपका मतलब क्या है, या क्या आप उदाहरण दे सकते हैं। तब बातचीत की जमीन स्पष्टता की ओर बढ़ती है और गलत फहमियों की गुंजाइश घटती है। एक रोचक पहलू जो इस चैप्टर में उभर कर आता है वह यह है कि कभी कभी एम्बिग्युइटी जानबूझकर रखी जाती है। कविता, कला और डिप्लोमेसी में। कविता में एम्बिग्युइटी भावनाओं की गहराई दिखाने के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि कूटनीति में एम्बिग्युइटी जानबूझकर अपनाई जाती है ताकि सभी पक्षों को अपने अपने ढंग से इंटरप्रेट करने का अवसर मिले और कोई टकराव ना हो। लेकिन यूजीनिया चेतावनी देती हैं कि राजनीति या पावर की बातचीत में एम्बिग्युइटी का इस्तेमाल अक्सर अकाउंटेबिलिटी से बचने के लिए किया जाता है। जब कोई नेता अस्पष्ट भाषा में बोले तो जनता को यह जानना चाहिए कि एम्बिग्युइटी कभी कभी एक रणनीति भी हो सकती है, कुछ छुपाने की। इसलिए नागरिक के रूप में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसी एम्बिग्युइटी की पहचान करें और लीडर से स्पष्ट जवाब मांगे। यूजीनिया हमें यह सिखाती हैं कि एम्बिग्युइटी को खत्म करना हमेशा संभव नहीं है, लेकिन उसे समझने की कला, तर्क शक्ति और संवेदनशीलता दोनों की मांग करती है। लॉजिक के नजरिए से एम्बिग्युइटी क्लैरिटी की दुश्मन है, लेकिन इंसानियत के नजरिए से एम्बिग्युइटी कॉम्प्लेक्सिटी और ब्यूटी की पहचान है। हमें एम्बिग्युइटी से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझना चाहिए, क्योंकि एम्बिग्युइटी में ही वह संभावना छुपी है जिससे गहराई से सोचने की शक्ति पैदा होती है। चैप्टर के अंत में यूजीनिया हमें यही प्रेरणा देती है कि जब भी हम किसी बात को पूरी तरह नहीं समझ पाएं, तो उसे नजरअंदाज करने की बजाय उससे सवाल करें, एक्सप्लोर करें और खुले मन से चर्चा करें, क्योंकि तर्क वहीं से शुरू होता है जहां स्पष्टता की तलाश होती है। चैप्टर 9, व्हाट इज लॉजिकल कंसिस्टेंसी। क्या आपने कभी किसी इंसान को दो बातें कहते हुए सुना है जो एक दूसरे के बिल्कुल उलट हों? जैसे एक दिन कहे कि हर किसी को अपनी मर्जी से जीने का हक है, और अगले ही दिन कह दे कि अगर कोई मेरे जैसे नहीं सोचता तो वह गलत है। यही है लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी, यानी तर्कहीन असंगति। इस चैप्टर में यूजीनिया चेंग हमें सिखाती हैं कि लॉजिकल कंसिस्टेंसी यानी तर्क में समानता क्यों महत्वपूर्ण है और इसका हमारी सोच, बहस और निर्णयों पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। यूजीनिया बताती हैं कि लॉजिक में कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आपके सारे तर्क एक दूसरे से मेल खाते हों, वे आपस में टकराते ना हों और उनमें विरोधाभास ना हो। यदि आपके दो विचार एक दूसरे को नकारते हैं तो वह लॉजिकली इनकंसिस्टेंट है। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं कि मुझे झूठ से नफरत है और फिर किसी से कहते हैं थोड़ा झूठ बोलना ठीक है अगर किसी का भला हो, तो आपके विचारों में कंसिस्टेंसी की कमी है। यूजीनिया कहती हैं कि इनकंसिस्टेंसी हमारी सोच को कमजोर बनाती है। अगर कोई आपके तर्क में विरोधाभास पकड़ ले तो आपका पूरा आर्ग्यूमेंट गिर सकता है, भले ही आपका मकसद सही हो। इसलिए तर्क में कंसिस्टेंसी को बनाए रखना क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता के लिए जरूरी है। कई बार हम बिना जाने ही इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं क्योंकि हम अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग लॉजिक अपनाते हैं। यूजीनिया यह समझाने की कोशिश करती हैं कि जब हम अपने विचारों की जांच करते हैं और उन्हें एक दूसरे के सामने रखते हैं, तभी हमें पता चलता है कि कहीं उनमें टकराव तो नहीं, और अगर है तो यह जरूरी है कि हम यह तय करें कि हम किस लॉजिक को प्राथमिकता देंगे। इस चैप्टर में यूजीनिया एक दिलचस्प विचार भी रखती हैं कि पूरी तरह से कंसिस्टेंट होना हमेशा संभव नहीं होता,
खासकर जब भावनाएं, समाज और मानव व्यवहार की बात आती है। कभी कभी हम ऐसे मूल्यों के बीच फंस जाते हैं जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, जैसे स्वतंत्रता और सुरक्षा। अगर हम पूरी आजादी दें तो सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, और अगर पूरी सुरक्षा दें तो आजादी सीमित हो जाती है। ऐसे में हमें यह तय करना होता है कि किस मूल्य को प्राथमिकता दें और इसका तर्क कैसे बनाया जाए। यूजीनिया मानती हैं कि लॉजिकल कंसिस्टेंसी का अभ्यास हमें अधिक जिम्मेदार और पारदर्शी इंसान बनाता है। जब हम अपने विचारों को एक समान तर्क की कसौटी पर कसते हैं, तब हम न केवल दूसरों को बेहतर समझा सकते हैं, बल्कि खुद भी आत्ममंथन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया अनकंफर्टेबल हो सकती है, क्योंकि इसका मतलब है अपने पुराने बिलीफ्स को चुनौती देना, लेकिन यही इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी की निशानी है। यूजीनिया ये भी चेतावनी देती हैं कि कुछ लोग जानबूझकर इनकंसिस्टेंट लॉजिक का सहारा लेते हैं, खासकर पावर पाने या बहस जीतने के लिए। वे किसी एक लॉजिक को तब इस्तेमाल करते हैं जब वह उनके पक्ष में होता है, और उसी लॉजिक को तब नकार देते हैं जब वह उनके खिलाफ हो। ऐसे में हमें सतर्क रहना चाहिए और दूसरों के तर्कों में कंसिस्टेंसी की जांच करनी चाहिए, क्योंकि इनकंसिस्टेंट लॉजिक से मैनिपुलेशंस पनपते हैं। इस चैप्टर का सार यह है कि लॉजिकल कंसिस्टेंसी सिर्फ एक दार्शनिक अवधारणा नहीं है, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। जब हम कंसिस्टेंट होते हैं, तब हम दूसरों के साथ न्याय करते हैं, अपनी सोच को पारदर्शी बनाते हैं और सच्चाई के करीब पहुंचते हैं। यूजीनिया हमें प्रेरित करती है कि हम अपनी बातों को सिर्फ भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि विचारों की समानता और तर्क के आधार पर भी परखें, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही वह धागा है जो हमारी सोच को मजबूत, विश्वसनीय और ईमानदार बनाता है। और जब हम इसमें माहिर हो जाते हैं, तब हम न सिर्फ बेहतर तर्ककर्ता बनते हैं, बल्कि बेहतर इंसान भी। चैप्टर 10, व्हाट इज लॉजिकल स्ट्रक्चर। आपने कभी सोचा है कि एक मजबूत तर्क आखिर बनता कैसे है? ऐसा क्या होता है कि कोई एक बात हमें पूरी तरह समझ में आ जाती है और दूसरी उतनी ही उलझी हुई लगती है? इस सवाल का जवाब छिपा है लॉजिकल स्ट्रक्चर में। इस चैप्टर में यूजीनिया चेंग हमें यह सिखाती हैं कि किसी भी आर्ग्यूमेंट की मजबूती सिर्फ उसमें मौजूद फैक्ट्स या इमोशंस पर नहीं, बल्कि उस आर्ग्यूमेंट की स्ट्रक्चर पर निर्भर करती है। मतलब यह कि वह तर्क किस तरह से बुना गया है, उसके हिस्से किस क्रम में रखे गए हैं और कैसे एक विचार से दूसरा विचार निकाला गया है। यही सब मिलकर तर्क की शक्ति को तय करता है। यूजीनिया सबसे पहले हमें सिखाती हैं कि लॉजिक की स्ट्रक्चर को हम सिलोजिज्म से समझ सकते हैं। यह एक ऐसा तर्क है जिसमें दो प्रेमिसेस होते हैं और उनसे एक निष्कर्ष निकाला जाता है, जैसे कि सभी इंसान नश्वर हैं, सुनील एक इंसान है, इसलिए सुनील नश्वर है। यहाँ तीन बातें हैं और तीसरी बात पहले दो के आधार पर तय की गई है। यही है एक सिंपल और क्लियर लॉजिकल स्ट्रक्चर। इस चैप्टर में यूजीनिया यह भी समझाती हैं कि लॉजिकल स्ट्रक्चर हमें सिर्फ सही निष्कर्ष तक पहुंचने में मदद नहीं करता, बल्कि सोचने की क्लैरिटी भी देता है। जब हम अपने विचारों को स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रस्तुत करते हैं, तो न सिर्फ सामने वाला उन्हें अच्छे से समझ पाता है, बल्कि हमें खुद भी पता चलता है कि हम क्या कह रहे हैं और क्यों। एक तर्क जिसमें कोई स्पष्ट बिगिनिंग, मिडल और एंड नहीं होता, वो अधूरा लगता है और आसानी से कंफ्यूज या मिसलीड कर सकता है। यूजीनिया यह भी बताती हैं कि एक मजबूत लॉजिकल स्ट्रक्चर में असम्पशंस को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। कई बार हम कुछ बातों को बिना कहे मान लेते हैं और वही बाद में कंफ्यूजन का कारण बनती है। उदाहरण के लिए, अगर हम कहें कि यह आदमी बुरा है क्योंकि वह देर से आया, तो यहां हमने यह असम्पशन कर ली कि देर से आना बुरा होना का संकेत है। इस असम्पशन को स्पष्ट किए बिना तर्क अधूरा रह जाएगा। यूजीनिया यह भी कहती हैं कि एक स्ट्रक्चर्ड तर्क हमेशा लीनियर यानी सीधी रेखा जैसा नहीं होता। कई बार विचार आपस में जुड़े होते हैं, लेयर्ड होते हैं या ब्रांचिंग फॉर्म में होते हैं। तर्कों के इस जाल को समझने के लिए हमें नक्शे जैसे टूल्स की जरूरत होती है, जहां हम विजुअलाइज कर सकें कि कौन सी बात किससे निकली है। यह विजुअलाइजेशन तर्क की गहराई को समझने में मदद करता है। चैप्टर में यूजीनिया यह भी बताती हैं कि एक मजबूत लॉजिकल स्ट्रक्चर का मतलब यह नहीं कि वह बिना भावनाओं के हो,
बल्कि स्ट्रक्चर वह ढांचा है जिसमें भावनाएं भी अगर सही तरीके से रखी जाएं तो तर्क अधिक प्रभावी बनता है। जैसे किसी इमारत में अगर डिजाइन अच्छा हो तो चाहे वह पत्थर की बनी हो या लकड़ी की, वह टिकाऊ लगेगी। इसी तरह अगर हमारा तर्क स्ट्रक्चर्ड है तो उसमें इमोशन भी जगह पा सकता है, बशर्ते वह रेलेवेंट हो और ठीक स्थान पर रखा गया हो। यूजीनिया हमें यह भी चेतावनी देती हैं कि कुछ लोग लॉजिकल स्ट्रक्चर का उपयोग मैनिपुलेटिव तरीकों से करते हैं। वे स्ट्रक्चर ऐसा बनाते हैं कि निष्कर्ष पहले से तय होता है और बाकी सब कुछ उसे सपोर्ट करने के लिए बनाया जाता है। इससे तर्क भले दिखने में मजबूत लगे, लेकिन वह इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट होता है। हमें यह पहचानने की जरूरत है कि तर्क में स्ट्रक्चर का प्रयोग सच्चाई तक पहुंचने के लिए हो रहा है या सिर्फ किसी विचारधारा को सही साबित करने के लिए। इस चैप्टर का सार यह है कि सोचने की शक्ति सिर्फ इस बात में नहीं है कि हम क्या सोचते हैं, बल्कि इस बात में भी है कि हम कैसे सोचते हैं। लॉजिकल स्ट्रक्चर वह रूपरेखा है जो हमारी सोच को एक दिशा देती है, उसे साफ बनाती है और दूसरों तक पहुंचाने योग्य बनाती है। यूजीनिया चेंग हमें प्रोत्साहित करती है कि हम अपने विचारों को इसी तरह एनालाइज करें, उनके पीछे छिपी प्रेमिसेस और कंक्लूजन्स को समझें और तर्क की एक स्पष्ट और ईमानदार स्ट्रक्चर तैयार करें। क्योंकि जब हमारी सोच में स्ट्रक्चर होता है तब हम सिर्फ बात नहीं करते, हम असर डालते हैं। और यही है लॉजिक की सबसे बड़ी कला, किसी विचार को इतनी स्पष्टता और मजबूती से पेश करना कि वह दूसरों की सोच को छू जाए। तो दोस्तों, अब जब हमने द आर्ट ऑफ लॉजिक किताब की आखिरी पंक्ति तक का सफर तय कर लिया है, तो आइए कुछ पल रुक कर इस पूरी यात्रा को महसूस करें। क्या आपने गौर किया कि हमने सिर्फ लॉजिक की परिभाषा नहीं सीखी, बल्कि उसकी गहराई में उतरकर ये जाना कि लॉजिक हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है। यूजीनिया चेंग ने इस किताब में यह साबित किया कि लॉजिक कोई ठंडी, सूखी या सिर्फ दिमागी प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक मानवीय कला है। एक ऐसी कला जो हमें बहस में जीतने नहीं, बल्कि इंसानों को बेहतर तरीके से समझने की शक्ति देती है। इस किताब ने हमें सिखाया कि हम अपने विचारों को कैसे साफ सुथरे तरीके से पेश करें, दूसरों के तर्कों को कैसे समझें और कैसे सिर्फ मैं सही हूं के रवैये से हटकर एक ऐसा माहौल बनाएं जिसमें समझदारी और सहानुभूति दोनों हो। हर चैप्टर ने हमें एक नया आयाम दिया, कभी लॉजिक और इमोशन के रिश्ते को, कभी पर्सनल एक्सपीरियंस को लॉजिक से जोड़ने का तरीका, कभी सोचने की सीमाओं को पहचानने की समझ, तो कभी लॉजिकल फैलेसीज और बायस को पकड़ने की ट्रेनिंग। हर पन्ने पर यूजीनिया ने हमें चुनौती दी कि हम अपनी सोच पर सवाल उठाएं, अपने असम्पशंस की जांच करें और अपने आर्ग्यूमेंट्स को सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि समाज में बेहतर संवाद स्थापित करने के लिए इस्तेमाल करें। इस सफर में सबसे खूबसूरत बात यह रही कि हमने लॉजिक को इंसानियत से जोड़ा। हमने देखा कि लॉजिक तब सबसे ज्यादा ताकतवर होता है जब उसमें करुणा हो, जब वो दूसरों की भावनाओं को भी समझे और उन्हें बेइज्जत करने की बजाय सम्मान दे। हमने ये भी जाना कि अच्छा लॉजिक वही नहीं जो सबसे तेज बोले या सबसे ज्यादा डाटा पेश करे, बल्कि वो है जो सुनने वाले को सोचने पर मजबूर करे, जो सच्चाई की तलाश में हो, न कि अपनी जीत के लिए झूठी बहस करने में। अब जब आप ये पूरा ऑडियो बुक सुन चुके हैं तो शायद आपने अपने भीतर एक सटल बदलाव महसूस किया होगा। आप तर्कों को ज्यादा गहराई से समझने लगे होंगे। आपने सोचना सीखा है कि कौन सी बात केवल भावना है और कौन सी लॉजिक के साथ पेश की गई है। और अगर ऐसा हुआ है तो समझिए कि इस किताब की आत्मा आप तक पहुंच चुकी है। अब बात करें इस हिंदी ऑडियो बुक के अनुभव की, तो हम उम्मीद करते हैं कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक सीख थी, एक खोज थी और सोचने का एक नया तरीका था। अगर ये ऑडियो बुक आपको पसंद आई हो, अगर इसमें कही गई बातों ने आपके दिल और दिमाग को छुआ हो, तो इसे अपने दोस्तों, परिवार, साथियों और उन सभी लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो सोचने, समझने और संवाद करने की कला को अपनाना चाहते हैं। हमारा मकसद सिर्फ किताबों को पढ़कर सुनाना नहीं, बल्कि सोच को जागृत करना है। और अगर आप भी इसी मकसद में हमारे साथी बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल हिंदी ऑडियो बुक को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम हर बार आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक, सोच बदलने वाली
और दिल को छू जाने वाली किताबें लेकर आएं। फिर मिलेंगे एक और नई किताब के साथ, जो आपको सिर्फ जानकारी नहीं देगी बल्कि सोचने का एक नया नजरिया देगी। तब तक याद रखिए, लॉजिक सिर्फ सोचने की कला नहीं, समझदारी से जीने का तरीका है। धन्यवाद।